बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। आप लोगों ने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है उसमें डिफरेंट एटम्स जो हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोई बॉन्ड बनाते हैं। मसलन अगर आप ये देखें, अगर आप समझें कि ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है और दूसरी हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो वो तो बॉन्ड्स थे जो हमने देखा एटम्स को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन अक्सर औकात ये भी होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है किसी बुनियाद पर। और वो बुनियाद क्या होती है? हमने पीछे पोलर मॉलिक्यूल्स को पढ़ा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड उस पे बन जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। मसलन इसमें देखिए, अगर ये ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन है तो ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो अब क्योंकि ये फोर्स जो है ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है तो इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। तो ये बहुत सी किस्मों की होती हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के दरमियान बॉन्ड हो तो Cl अपनी तरफ खींच लेती है क्योंकि तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाने की वजह से। और क्योंकि हाइड्रोजन से अवे हो गए थे इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह वहां बहुत से मॉलिक्यूल क्योंकि HCl के मौजूद होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्योंकि इसके भी डायपोल्स हैं, ठीक है, और इसके भी डायपोल्स हैं, तो ये डायपोल का डायपोल के साथ क्या हो गया? इंटरेक्शन। तो इनको क्या बोलते हैं? इस किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, ठीक है। और ये पोलर कंपाउंड्स में होता है और नॉन पोलर कंपाउंड में क्योंकि पोल्स ही नहीं होते इसलिए वहां डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस नहीं होते। तो वहां पर जो है हमने ये देखा कि क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शंस की वजह से अब इनको जो है इस को बॉईल करना या मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हों ज्यादा हो जाते हैं। जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से आप ये देखिए अगेन, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसी तरीके से क्या है? एक का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे के उसको नेगेटिव क्लोराइड पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। और ये कमजोर होती हैं उनकी निस्बत जो कि बॉन्ड्स हमने पढ़े थे। बॉन्ड जो थे क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर थे इसलिए उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं। बॉन्ड्स को वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसलन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं लेकिन जो बॉन्ड थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरीके से एक खास किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अगर उसमें एक आपका जो है एटम जो पॉजिटिव पार्ट है किसी मॉलिक्यूल में वो हाइड्रोजन हो और वो कैसी हाइड्रोजन हो जो कि किसी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में किसी एटम से जुड़ी हुई हो, यानी कैसी हाइड्रोजन हो जो कि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में किसी के साथ बॉन्डेड हो, क्योंकि वो ये इसके इलेक्ट्रॉन को काफी अपनी तरफ खींच लेंगे तो ये इनफ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरा इसमें कोई ऐसा यहाँ पर एटम हो जो नेगेटिव पार्शली नेगेटिवली चार्ज हो और इसके पास लोन पेयर हो। तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? लोन पेयर में और हाइड्रोजन में। लेकिन इस हाइड्रोजन के लिए कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी बॉन्डेड विद एनी ऑफ द थ्री एटम्स।
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक किस्म है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, उसके बाद गर्ल्स हमने ये देखना है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंडक्ट, आपका एक एसएलओ है कि कंडक्ट जो है कौन कौन से मटेरियल करेंगे और क्यों करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में कभी भी नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पकड़ा हुआ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में आयंस कैन नॉट मूव। अगर आयंस मूव ना कर सके तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल होगी वहां आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल होगी? अगर आपने आयनिक कंपाउंड को पिघला लिया है, तो अब जब पिघला हुआ मॉल्टन वो है, तो उसके आयंस अब इधर उधर आ जा सकते हैं, तो उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है आयनिक कंपाउंड। इसी तरह अगर आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डाल देंगे तो वाटर में भी उसके आयंस, क्योंकि वहां पर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे वाटर की वजह से, इसलिए वाटर में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा। तो आयनिक कंपाउंड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनके आयंस जब भी मूव करने के काबिल होंगे तब ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो गर्ल्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जरूरी होती है, या फिर आयंस की मूवमेंट जरूरी होती है। तो गर्ल्स, यहाँ पर हम ये देखते हैं, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें जो है हमने एक जोड़ दिया है, बल्ब भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए N9 और कैटाइन जो है, यहाँ पर कैटाइन कैथोड की तरफ जाएंगे, N9 एनोड की तरफ जाएंगे। तो और अगर बल्ब हम इसमें ये ऑन देखें तो ये ऑन है, ये इसमें से लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सोल्यूशन कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम जो है सर्किट को जोड़ देंगे तो ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है देखें, जिसमें हमने NaCl को किस में डाला हुआ है? वाटर में डाला हुआ है, एक्वस इसका बनाया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भी उसी तरह कैटाइन कैथोड की तरफ और N9 एनोड की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए यहाँ भी ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये आयंस जो हैं जब मूव करते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रिसिटी इनके जरिए कंडक्ट हो जाती है, गुजर जाती है। तो बल्ब में से गुजरेगी तो बल्ब जो है वो लाइट उसकी ऑन हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड हालत में कंडक्ट नहीं करेंगे, बस बट एक्वस एंड मॉल्टन हालत में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे। अच्छा, इसी तरीके से मेटल्स जो है ये भी कंडक्टर हैं। तो क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि हमने मेटालिक बॉन्ड जब पढ़ा था उसमें भी देखा था। ये देखिए, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने लूज किए हुए वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द लैटिस ऑफ द मेटालिक स्ट्रक्चर में, तो ये जब मूव कर सकते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर देते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकने के काबिल होती हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसी तरीके से अब हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है, यानी उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कंडक्टिविटी, वो उसके टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पे भी डिपेंड करती है ना। जैसा कि अभी हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड कंडक्ट कर सक आयनिक कंपाउंड कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब क्योंकि वो फ्री जब उनके आयन होंगे कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक आधा कंपाउंड कोवेलेंट ऐसा भी आप देखेंगे सब्सटेंस जो कि कंडक्ट करेगा। तो क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा उसके कि उसमें कंडक्ट करने की एबिलिटी बन जाएगी। तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके पास डायमंड है, ठीक है, हीरा। तो ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है, और इसकी हार्डनेस क्योंकि इसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ
कोवेलेंट बॉन्ड बना रही होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्योंकि बॉन्ड्स बना रहा होता है, इसलिए बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सख्त होता है, और इतना सख्त होता है कि ये दूसरी चीजों को काटने के काम आता है। और ये ड्रिल वगैरह जो ग्राइंड करने के लिए, शीशा काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है डायमंड। ठीक है। और इसी तरह इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, और ज्वेलरी में तो आपको पता ही है, डायमंड ज्वेलरी लोग कॉमनली पहनते हैं। अब ये देखिए, ये भी वो डायमंड भी कार्बन है, और ये ग्रेफाइट ये उसी का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है। ग्रेफाइट बच्चों ये इसकी हार्डनेस कम है। ठीक है। किससे कम है? इसकी हार्डनेस कम है डायमंड से। हालांकि दोनों कार्बन के ही एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, लेकिन इनका क्योंकि स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए ग्रेफाइट आमतौर पर सॉफ्ट होता है मटेरियल, और ये पेंसिल्स वगैरह में होता है इस्तेमाल। और आप एज ए लुब्रिकेंट, क्योंकि सॉफ्ट होता है इसलिए एज ए लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये क्रूसिबल, फाउंड्री, फेसिंग, पॉलिशेस वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स वगैरह में, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। कि इसका स्ट्रक्चर जो है इसको ऐसी प्रॉपर्टीज देता है जिसकी वजह से ये कंडक्टर हो जाता है। तो कंडक्टर ये क्यों होता है हम अभी देखते हैं। देखिए, डायमंड के स्ट्रक्चर में एक जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही होती है, और यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। जबकि ग्रेफाइट में एक लेयर होती है कार्बन एटम्स की, एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, और फिर दूसरी लेयर होती है उसमें भी एक कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। इस तरह लेयर्स में एक कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। चौथे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन लेयर्स को आपस में जोड़ने के काम आते हैं, और वो बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं फ्रीली, लिहाजा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी अपने स्ट्रक्चर की वजह से कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ग्रेफाइट में देर आर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इट्स लेयर्स। सो डायमंड इज कंडक्टर, नॉट नॉन कंडक्टर, while graphite is conductor of electricity। और इस तरीके से ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल। ठीक है। ये डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। अच्छा, इसी तरीके से मेटल क्या होता है? मेटल आपको पता है एक बड़ी चमकती हुई सी चीज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकती है, हीट भी कंडक्ट कर सकती है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं किस चीज से जुड़ी हुई हैं कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये डक्टाइल और मेलेबल भी होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। ये कुछ मेटल्स के नेम्स हैं, उनकी कुछ बनी हुई चीजें आपके सामने मौजूद हैं। तो मेटल्स जो हैं, जब इनके ऊपर हैमरिंग की जाती है तो इनकी एक लेयर स्लिप होकर आगे की तरफ हो जाती है। तो इस तरह मेटल्स को आप पतला कर सकते हैं। ये लेयर उतर के इसके आगे आ जाएगी, फिर ये लेयर उतर के इसके सामने आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। इसी तरह मेटल्स में क्योंकि बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड जो होते हैं उनके मेटेलिक बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिहाजा आप इनको कूट कूट के वायर्स की शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल या डक्टाइलिटी भी कहते हैं। एंड बच्चों, ये आपका पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हम फिर अपना जो है मुलाकात करेंगे। फिलहाल जो है, अल्लाह हाफिज फॉर योर अप टू योर